हेलो एवरीवन, ब्लेंडर की एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स के बारे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो बेसिक टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो हमने पिछली क्लास में टूल पढ़ा था ये सिलेक्शन टूल था। इसके नीचे एक और टूल है, इसको हम कहते हैं 3D कर्सर। इस तरह का कर्सर आपको एक अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में भी नज़र आ रहा है। इस 3D कर्सर को पढ़ने के लिए आपको पहले एडिट मेन्यू में सिलेक्शन टूल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ ऊपर देखें ऑब्जेक्ट मोड है और इसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे नंबर पे देखें तो एडिट मोड है। एडिट मोड के अंदर भी आपको सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है और 3D कर्सर नज़र आ रहा है। तो जब तक आप इसका सिलेक्शन टूल ना पढ़ लें तब तक आपको 3D कर्सर के बारे में सही समझ नहीं आएगी, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इससे नीचे आपको एक और टूल नज़र आ रहा है, इसको मूव टूल कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आपको नाम नज़र आए। तो ये मूव टूल है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ होता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिज़्मो शो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गिज़्मो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आपको मूव करने में या रोटेट करने में आसानी हो। तो अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को Z एक्सिस में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मूव करवाना है तो मैं इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ Z एक्सिस में मूव करेगा, लेफ़्ट राइट आगे पीछे यानी XY डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये इसी Z की पोजीशन में लॉक हो जाएगा और आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर Y एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो आप इस ग्रीन वाले को पकड़ के इसको Y एक्सिस में मूव करवा सकते हैं। सेम इसी तरह आप X एक्सिस में मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट साइड पे देखें, जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो है, इसमें आपको एक इसकी प्रॉपर्टी मिलती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये जो ऑरेंज सा एक बॉक्स बना हुआ है, आप जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और प्रॉपर्टी में हैं तो आपको इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्ट इस वक्त सेलेक्ट है वो है क्यूब, ठीक है। आप चाहें तो कैमरे को भी मूव कर सकते हैं, देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और चाहें तो लाइट को भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। इस टाइम देखिए मैंने इसकी मूवमेंट, इसमें कुछ मूवमेंट की थी तो यहाँ से इसकी लोकेशन X, Y और Z की चेंज हो गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको मैनुअली टाइप करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन तीनों की एक 1 बाई 1 भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और इन तीनों को अगर आप एक साथ चेंज करना चाहें वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पे अपना माउस का कर्सर रख के लेफ़्ट की होल्ड करनी पड़ेगी और माउस ड्रैग करके इसकी एक सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। और आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देखें कि ये X, Y और Z तीनों डायरेक्शंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव टूल के नीचे है रोटेशन टूल, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको एक इसमें गिज़्मो नज़र आएगा और ये भी सेम उसी तरह है। अगर आपने Z एक्सिस में इसको मूव करना है तो आप इस ब्लू वाले को पकड़ के मूव कर सकते हैं और Y पे अगर आपने इसको मूव करना है तो आप ये ग्रीन वाले को पकड़ के मूव कर सकते हैं और इसी तरह X एक्सिस के लिए आप रेड वाले को पकड़ के मूव कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप यही काम अपनी प्रॉपर्टी विंडो में भी कर सकते हैं। लोकेशन के बाद आप देखें यहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया था तो ये इसकी वैल्यू 0 से हट गई हैं। आप इसको चाहें तो 0 भी कर सकते हैं तीनों को सिलेक्ट करके। और आपने ख़ास किसी एंगल में अगर रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने Z एक्सिस में मूव करना है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 30 टाइप करके इंटर करूँगा तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे मूव हो गया। इसी तरह अगर मैंने X एक्सिस में करना है और मैं 45 डिग्री पे मूव करना चाहता हूँ तो इंटर करूँगा, ये 45 में मूव हो गया 45 डिग्री में। इसी तरह Y एक्सिस में भी आप इसको मूव करवा सकते हैं।
इसके बाद जो तीसरा टूल है हमारे पास वो है स्केल टूल। स्केल टूल के अंदर आपको एक और टूल मिलता है जिसकी निशानी ये है कि आप देखें कि स्केल टूल के साथ ही एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है और यहाँ पे जिन जिन ऑप्शंस के साथ छोटा एरो है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद कुछ टूल्स मौजूद हैं। इनको देखने के लिए आपको अपने माउस का लेफ़्ट की होल्ड करके रखना पड़ेगा जिससे आपको इसके अंदर के बाकी के टूल्स शो हो जाएंगे। तो फ़िलहाल पहले हम स्केल टूल देखते हैं। स्केल टूल भी सेम इसी तरह है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को Z एक्सिस में स्केल करना है तो आप ये ब्लू वाला पकड़ के मूव करेंगे अपना माउस तो ये Z एक्सिस में आपके ऑब्जेक्ट को स्केल करेगा। सेम इसी तरह अगर आपने Y एक्सिस में इसको मूव करना है तो ग्रीन वाला पकड़ के आप माउस ड्रैग करेंगे तो ये Y एक्सिस में इसको स्केल करेगा। सेम इसी तरह आप एक्स एक्सिस के लिए भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी विंडो में भी कर सकते हैं। यहाँ लोकेशन और रोटेशन के बाद तीसरे नंबर पे आप देखें स्केल है एक्स, वाई और जेड। अगर आप यहाँ से भी चाहें तो 1 बाई 1 इसको स्केल कर सकते हैं और यहाँ से स्केल करना ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से सबकी स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस में इतना स्केल करना है, वाई एक्सिस में मुझे कुछ स्केल नहीं करना, जेड एक्सिस में मुझे करना है 0.3, ठीक है। तो मैं इस तरह यहाँ से एक ख़ास अपनी मेजरमेंट रख के इसको स्केल कर सकता हूँ किसी भी एंगल में। और अगर आपने तीनों को स्केल करना है तो आप तीनों को भी स्केल एक साथ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। स्केल टूल के अंदर एक और टूल है, इस पर लेफ़्ट माउस की होल्ड करके रखें और इसके अंदर एक और टूल है स्केल गेज। इससे क्या होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट आपको इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। आप जिस पॉइंट को भी पकड़ के स्केल करेंगे ये उसी जगह से इसको स्केल करता है। ये देखें, ये एक्स, वाई और जेड तमाम एंगल से इसको स्केल कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ के स्केल करूँ तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में स्केल करेगा इसको। इसी तरह अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको स्केल करूँ तो ये देखें आप कौन सी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में स्केल कर रहा है। तो ये वाला टूल हम इतना यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, अब आप यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी विंडो में, इसको हम 0 कर लेते हैं वापस और स्केल भी इसका वापस ओरिजिनल स्केल पे ले आते हैं। यहाँ पे देखें आपको लिखा नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर आप रोटेशन भी कर सकते हैं, स्केलिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इसी तरह जो ये ट्रांसफॉर्म टूल है इसमें आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ करने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ इसी टूल से और मैं इसको चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ इसी टूल से और अगर मैं चाहूँ तो इसको स्केल भी कर सकता हूँ। यानी कि ये तीनों चीज़ें मुझे सिर्फ एक टूल के अंदर ही मिल जाती हैं। ये टूल भी हम इतना यूज़ नहीं करते। इसके नीचे आपको एक और टूल मिलता है जिस पे एनोटेट लिखा हुआ है, ये एनोटेशन के लिए है और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रेंडर में नहीं आता, ये सिर्फ आपके आसानी के लिए इसमें दिया गया है। टॉप व्यू में चले जाते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आए स्क्रीन। तो इसकी मदद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्केच कर सकते हैं रफली कोई भी शेप अपनी आसानी के लिए। और इसी टूल के अंदर एक एनोटेट लाइन है, इसमें आप सीधी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। ये भी काम आती हैं बहुत जब आपने यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल शेप बनानी हो, यहाँ पे रफ शेप आपने ड्रा करनी हो और उसके लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए हो, वो रेफरेंस आप इस टूल से बना सकते हैं। इसके अंदर फिर तीसरे नंबर पर जो है वो पॉलीगॉन है, इसके ज़रिए आप पॉइंट्स अपने ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ से यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इस तरह की एक शेप बनाना चाहता हूँ, इस तरह की। और इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे शिफ्ट ए से एक प्लेन ऐड करूँ और इसको मैं यहाँ पे ला के मूव टूल इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रख के और मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ से इस तरह। देखिए मुझे इस टूल से काम करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए कि आप यहाँ पे कोई एक रेफरेंस बना के इस टूल से और आप अपनी 3D मॉडलिंग उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में इसके पास इरेज़र है, आप इसको वापस मिटा सकते हैं। इसके बाद जो नीचे टूल है वो मेजरमेंट के लिए है। ये भी हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इतना करेक्ट भी नहीं है। इससे आप नाप ले सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का कि ये कितने साइज़ का है। अब देखेंगे 1.99187 दिखा रहा है, हालांकि ये इतना है नहीं। ठीक है, तो ये भी हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। इसके नीचे जो आपको एक और टूल नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए, लेकिन ये कुछ डिफरेंट तरीके से ऐड करेगा। इसमें ऐड क्यूब लिया है मैंने, तो मैं पहले क्या करूँगा कि पहले इसको यहाँ पे इस तरह ड्रा कर सकता हूँ प्लेन सरफेस पे, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अब मुझे Z एक्सिस के लिए ऑप्शन देगा। ठीक है, कि मैंने इसको कितना Z एक्सिस पे लेके जाना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक कोन ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं इसका रेडियस सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितने रेडियस होगा उसका, और फिर उसके बाद वो Z एक्सिस में कितनी ऊपर जाएगी। इसी तरह सेम इसके अंदर सिलेंडर है। सिलेंडर का भी मैं पहले रेडियस डिसाइड करूँगा और फिर वो ऊपर Z एक्सिस में कितनी उसकी हाइट होएगी। बाकी के तो आप खुद ट्राई करें। और ये आज की छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी ट्रांसफॉर्मेशन टूल की। लेकिन इन टूल्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसमें मूव टूल यूज़ कर लेते हैं या एनोटेट थोड़ा कभी कभी यूज़ कर लेते हैं रफ स्केच के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। सबसे ज़्यादा हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं इस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। शॉर्टकट कीज़ के बगैर आपका काम बहुत स्लो होगा, जैसे अभी मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाया भी था। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।